दोस्तों 2003 में एक स्टैम्प पेपर स्कैम हुआ था। उसकी स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये स्कैम कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 30,000 करोड़ का स्कैम था जो एक फल बेचने वाले ने किया था। कोई भी स्कैम यूं ही अचानक नहीं हो जाता। इनको प्लान करने में कई लोगों की मेहनत और कई साल लग जाते हैं, तब जाकर होता है एक सक्सेसफुल स्कैम। तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको भी ये कमाल की कहानी पता चल सके। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 2003 में स्कैम का पर्दाफाश होने के बाद जिसने ये स्कैम किया यानी अब्दुल करीम तेलगी, उसे हॉस्पिटल में सोडियम पेंथोल का इंजेक्शन लगाकर उसका नार्को टेस्ट किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इस स्कैम में उसके साथ कौन कौन था। फिर अब्दुल ये कहानी कैसे शुरू हुई ये बताता है। 1982 यानी 1982 में अब्दुल करीम तेलगी कर्नाटक के एक गांव खानापुरा के आसपास आने वाली ट्रेनों में फल बेचा करता था। उसके फल बेचने का अंदाज सबको पसंद आता था। उसी ट्रेन में शौकत भाई बैठे थे, उनको भी अब्दुल का अंदाज पसंद आया, इसलिए उन्होंने अब्दुल को अपना एड्रेस दिया और मुंबई आने को कहा। उन दिनों अब्दुल खानापुरा गांव की झोपड़पट्टी में रहा करता था। जगह जरूर छोटी थी लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे, इसलिए वह अपनी माँ से इजाजत लेकर मुंबई पहुंच गया। मुंबई में पांव रखते ही उसमें मानो पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी। फिर अब्दुल शौकत भाई के पास उनसे मिलने चला जाता है। उन दिनों शौकत भाई के होटल और तिजोरी दोनों ही खाली थे। फिर अब्दुल ने अपना दिमाग चलाया और होटल के विजिटिंग कार्ड को हर पान बीड़ी वाले और टैक्सी वाले तक फैला दिया और साथ में उनको कमीशन का भी लालच दे दिया। अब धंधा 4 गुना हो गया, इसलिए अब्दुल की इज्जत और पगार दोनों डबल हो गए। उन दिनों अब्दुल का लक बड़ा ही अच्छा चल रहा था। शौकत भाई की बेटी नफीसा के साथ अब्दुल का टांका भिड़ा और उन दोनों का निकाह हो गया। फिर अब्दुल के सपने और भी बड़े हो गए और वह इंडिया से बाहर अरब देशों में काम करने चला गया। फिर 7 साल बाद उसे अपने घर परिवार की याद सताने लगी, इसलिए वह तामझाम लेकर वापस लौट आया। अब इंडिया में उसने कबूतरबाजी का धंधा शुरू कर दिया। कबूतरबाजी का मतलब होता है नकली कागजात और पासपोर्ट बनाकर लोगों को विदेश भेजना। लेकिन ये धंधा भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया और अब्दुल को पुलिस पकड़ कर ले गई। अब्दुल का केस आया मधुकर ढोबले के पास। उन्होंने अब्दुल की अच्छी खातिरदारी की, फिर उसको लॉकअप में बंद कर दिया गया। वहां उसकी मुलाकात कौशल जावेरी के साथ हुई। कौशल का यहाँ पर रोज का आना जाना था। उसका मानना था कि डांस बार हो या पुलिस स्टेशन, एक बार जो यहाँ आ जाए वो बार बार आता ही रहता है। फिर शौकत भाई अब्दुल की जमानत करवाते हैं। घर जाकर अब्दुल अपनी सफाई देता है कि मैं लोगों का भला ही कर रहा था, जो बेचारे अपना भविष्य बनाने अरब जाना चाहते हैं और जिनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, मैं उनको किस्मत आजमाने का मौका दे रहा था। फिर शौकत भाई कहते हैं कि दायरे में रहकर काम करो, आइंदा मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटना पड़े। अब्दुल को आगे कुछ भी करने के लिए पुलिस रिकॉर्ड में से अपना नाम हटवाना था, इसलिए वह जाता है एडवोकेट गणेश कामले के पास। इनके बारे में अब्दुल को कौशल जावेरी ने बताया था। एडवोकेट गणेश कहता है कि इंस्पेक्टर मधुकर ढोबले को रिश्वत देनी पड़ेगी। फिर अब्दुल अपना दिमाग चलाता है और गणेश कामले को कहता है कि आप इंस्पेक्टर को अपनी जेब से रिश्वत दे दें और समझ लो कि ये आपने मुझ पर इन्वेस्ट किया है, बदले में मैं आपके पास बहुत सारे क्लाइंट लेकर आऊंगा। गणेश कामले अब्दुल की बातों में आ गया। कुछ दिन बाद अब्दुल शौकत भाई के होटल के रिसेप्शन पर बैठा था, तभी उससे मिलने के लिए कौशल जावेरी आया। वह कहता है अगर खुद के पैसे कमाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, प्लान समझाता हूँ। फिर कौशल अब्दुल को अपने अड्डे पर ले जाता है। वहाँ वो अब्दुल को शेयर मार्केट के डिजिटल डेट सर्टिफिकेट दिखाता है। एक सर्टिफिकेट ज्यादा से ज्यादा 5 बार किसी पार्टी के नाम ट्रांसफर हो सकता है और उसके बाद वो पुराने सर्टिफिकेट को रद्दी बनाकर संभाल कर रख देते हैं। फिर नया सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। उस रद्दी में से अगर थोड़ी बहुत रद्दी गायब भी हो जाए तो किसको परवाह है। इस रद्दी में ही छिपा है असली खजाना यानी अधेसिव स्टैम्प। हर स्टैम्प की कीमत अलग अलग होती है, 1, 2, 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक। अब आगे का कमाल होता है केमिकल का, जो पेपर से स्टैम्प को अलग कर देता है और फिर कुछ केमिकल की हेल्प से स्टैम्प के ऊपर से स्याही हटा दी जाती है। इस तरह जो स्टैम्प निकाली जाती है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कम कीमत पर बेच दिया जाता है। इस बार जब वो स्टैम्प बेचने जाते हैं तो उनकी बहुत ही कम कीमत लगाई जाती है, इसलिए वो अपनी स्टैम्प नहीं बेचते। फिर बाहर जाते समय उनको समझ में आ जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज वाले कोलकाता गैंग वालों से बहुत ही कम कीमत में स्टैम्प खरीद रहे हैं। फिर जब कौशल उनसे पूछता है कि हमारे धंधे में टांग क्यों अड़ा रहे हो, तो कोलकाता गैंग वाला बाबू कहता है यहाँ जिसके पास लाठी होती है भैंस भी उसी की होती है। फिर कौशल अब्दुल को समझाता है कि सबसे पहले ये रेवेन्यू स्टैम्प ओल्ड कस्टम हाउस में आते हैं, फिर वहां से कुछ कर्मचारियों से सेटिंग करके ये आधे भाव में उनसे खरीद लेते हैं, वरना थोड़ा बहुत मार्जिन रखकर यहाँ आकर बेच देते हैं। इनका गम हटाने का खर्चा भी नहीं लगता और ना ही मेहनत। अब अगले दिन ये लोग कोलकाता गैंग वालों का पीछा करते हैं जो टिफिन में उनके लिए बिरयानी लाया करते थे। वे जिस टिफिन में उनके लिए बिरयानी लाया करते थे उसी टिफिन में उनके लिए स्टैम्प भी जाया करती थी। लेकिन अब्दुल समझ जाता है कि एक कर्मचारी ऐसा भी है जिसको खाने के लिए बिरयानी नहीं मिलती। फिर वो आधी रात को उसे गली के नुक्कड़ पर पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम भी बिरयानी खाना चाहते हो तो कल BSC के सामने वाले पार्क में आ जाना। फिर उम्मीद के अनुसार वह उन दोनों से मिलने चला जाता है। वह उनके लिए रेवेन्यू स्टैम्प तो नहीं बल्कि स्टैम्प पेपर लेकर आया था।
लेकिन इतने में वहाँ कोलकाता गैंग वाले आ जाते हैं और उन तीनों को खूब पीटते हैं। फिर वे स्टैम्प पेपर अपने साथ ले जाते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें अब्दुल देख लेता है। फिर रात को घर पर शौकत भाई अब्दुल के वैसे ही एक स्टैम्प पेपर पर साइन ले लेते हैं। दरअसल वह उनकी वसीयत थी जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ अब्दुल की बेटी के नाम कर दिया था। फिर अगले दिन अब्दुल हॉस्पिटल पहुंच जाता है बिट्टुल भाई के पास और उनसे पूछता है कि इस पेपर में ऐसा क्या था जो वो उसको लूट कर ले गए। बिट्टुल भाई बताता है कि तुम जिस स्टैम्प के पीछे पड़े हो वो तो कुछ भी नहीं है, असली किंग तो स्टैम्प पेपर है। आज मैं जो भी पेपर लेकर आया था उनकी कीमत लगभग 15,000 रुपए थी। ऐसे पेपर कभी कभी आते हैं। फिर अब्दुल उससे स्टैम्प की पूरी जानकारी ले लेता है। फिर अब्दुल कौशल के पास जाता है और उसे समझाता है कि भारत सरकार पूरे देश में एक साल में 33,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर बेच देती है और उसमें से 25 करोड़ केवल मुंबई से रेवेन्यू जनरेट होता है। चाहे किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी हो या किसी की वसीयत लिखवानी हो, कंपनी के डीड हो, सेल डीड हो या पार्टनरशिप डीड हो, हर तरह के एग्रीमेंट या कोर्ट मैरिज ही क्यों ना हो, सब कुछ इन्हीं स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा जाता है। बस ये समझ लो कि ये पेपर कुबेर के खजाने की चाबी है। अगर हम 33,000 करोड़ में से 70 या 80 करोड़ चुरा भी लेंगे तो किसको पता चलेगा। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैसा कमाना नहीं बनाना है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए और अगला एपिसोड भी जरूर देखिए।